नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बात कर लेते हैं रहस्यमय बीमारी की, जो कि चीन में लगातार पैर पसार रही है। तो चीन में फैली रहस्यमय बीमारी को लेकर केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राजस्थान अलर्ट मोड पर आ चुका है। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर किया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज में और हॉस्पिटल के अधीक्षक और प्रिंसिपल को मॉकड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। आपको जानकारी ये भी दें कि प्रदेश में अभी तक इस बीमारी का कोई भी केस सामने नहीं आया है। बच्चों को चपेट में ले रही इस बीमारी को लेकर चीन में लगातार ये जो बीमारी है पैर फैला रही है। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत हो, चाहे बीजिंग के तमाम इलाके हो, वहां पर लगातार बच्चे इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। इस बीमारी की वजह से बच्चों के फेफड़ों में सूजन आ रही है, तेज बुखार जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं और तेजी से फैलने के इस खतरे को देखते हुए WHO ने भी गाइडलाइन जारी की है और इसके अलावा चीन से और अधिक जानकारी देने के लिए कहा है। मोदी सरकार की ओर से भी सभी राज्यों को गाइडलाइन जारी की गई है। तो यहां पर चीन में फैल रही इस रहस्यमय बीमारी को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सरकारी अस्पतालों में मॉकड्रिल आज होनी है। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है। वो इसलिए अलर्ट मोड पर आ चुका है कि हमने कोरोना काल देखा है, किस तरीके से कोरोना ने पैर पसारे थे। हमने देखा किस तरीके से अस्पतालों में बेड की कमी हुई, हमने वो भी देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई, हमने ये भी देखा कि इस कमी के चलते किस तरीके से कोरोना बीमारी की चपेट में बड़ी संख्या में लोग आए और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन फिर वो तस्वीर ना बने, तैयारियां मुकम्मल रहे, इसको लेकर आज मॉक ड्रिल होनी है राजस्थान में। और चप्पे चप्पे पर आपको बताते चले कि जो अस्पताल हैं वहां मॉक ड्रिल होनी है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई जानी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, राजस्थान सरकार जो है वो अब सतर्क है। और आज बताते चले कि जो तैयारियां हैं उसको मुकम्मल रूप देने के लिए आज मॉक ड्रिल कराई जानी है। हर एक तस्वीरें, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए हर खबर इससे जुड़ी हुई आपके सामने हम रख रहे हैं। तो आपको हम बताते चले कि किस तरीके से लगातार ये जो बीमारी है वो पैर पसार रही है। तो चीन में लगातार फैल रही इस रहस्यमय बीमारी को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सरकारी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल हुई है। सहयोगी पवन अटारिया की रिपोर्ट आप देखिए। चीन में फैले छोटे बच्चों में इन्फ्लुएंजा वायरस और निमोनिया की तकलीफों के मामले में अजमेर जिला प्रशासन मुस्तैद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चिकित्सा विभाग के जो सीनियर डॉक्टर हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने हर वार्ड का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। आने वाली महामारी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग मुस्तैद है। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्लांट है उसका सर्च यहाँ पर किया जा रहा है। बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अनिल खरे जी से। सर, किस तरीके का, माफ कीजिएगा, अरविंद खरे जी से, किस तरीके की व्यवस्था जांची जा रही है? आज हमने जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार मॉक ड्रिल कर रहे हैं। उसके अंदर उसमें ये जो हमारे पास आप जो सामने देख रहे हैं, आपको दिखा देते हैं, ये लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है हमारे पास में। ये 20,000 लीटर की कैपेसिटी का है और इसी से हमारा पूरा जेल की जितने ऑक्सीजन सप्लाई है वो सफिशिएंट चल रही है और हमारे पास में सिलेंडर वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती। उससे लिक्विड ऑक्सीजन से पूरा हम सप्लाई कर रखे हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसी का सारी और इसके लिए हम यूज करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं तमाम इंतजाम के यहाँ पर जायजा किया जा रहा है। बात कर लेते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल जैन जी से। डॉक्टर, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है और जो निमोनिया है चीन में जैसे बच्चों में देखा जा रहा है, अजमेर में क्या इस तरीके के मामले देखे जा रहे हैं? अभी जो विशेष तौर से अगर ये देखा जाए, जो चीन में इन्फेक्शन चल रहा है उस तरह का कोई भी केस अजमेर में नहीं दिखा है अभी तक। नॉर्मली इस समय जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ते हैं उन्हीं की तादाद इस समय बढ़ती है। ऐसा जो चीन का वायरस है उस तरह का कोई भी केस अभी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या शुरुआती लक्षण होते हैं इस बीमारी के? नॉर्मली शुरुआती लक्षण में इसमें बुखार, सांस का उठाव, खांसी, और खांसी लगातार चलती रहती है। और फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी आना शुरू होती है और फेफड़ों में खराबी शुरू होती है। यहाँ से ये शुरुआत होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो ये प्लांट है, डॉक्टर साहब तमाम जो चिकित्सा विभाग से जुड़े डॉक्टर हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, यहाँ पर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जिस तरीके से
आने वाले, अगर भगवान ना करे इस तरीके का अगर महामारी फैलती है बच्चों में, तो निश्चित तौर पर काफी महामारी फैल सकती है। तो उसकी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर जो प्लांट है उनका यहाँ पर निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पर एक्सीजन किया जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन की जो केबलिंग है वह सब अस्पताल के वार्डों में, शिशु रोग वार्डों में अलग अलग जगहों पर पहुंची जा सके, इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। तो देखा आपने यहाँ पर अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के जो सभी सीनियर डॉक्टर हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, अधीक्षक हैं, तमाम वार्ड के यहाँ पर इंचार्ज ने यहाँ पर सर्वे किया है, निरीक्षण किया है, मॉकड्रिल की है और जांचा है कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। एनडीटीवी राजस्थान से अजमेर पवन अटारिया। तो आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी, अजमेर से रिपोर्ट उन्होंने भेजी है और दिखाया है किस तरीके से मॉक ड्रिल कराई गई है। तो स्वास्थ्य महकमा, चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है, क्योंकि राहत की बात तो ये है कि राजस्थान में अभी तक कोई केस सामने नहीं आया, देश में अभी तक कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए कि अगर कोई केस सामने आता है, अगर कोई इस बीमारी की चपेट में आता है, तो ग्राउंड पर अस्पतालों में किसी तरह की कोई कमी नजर ना आए। चाहे डॉक्टर्स की बात कर ले, चाहे बेड की बात कर ले जाए, चाहे दवाइयों की बात कर ले जाए, किसी तरह के इंतजामात की कोई कमी ना रहे, इसको लेकर जो है राजस्थान सरकार जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आपको बताते चले कि मॉक ड्रिल भी आज अलग अलग अस्पतालों में कराई जा रही है। ये अजमेर से आपने रिपोर्ट देखी है। तो किस तरीके से जो वायरस है, ये जो बीमारी है वो पैर पसार रही है। चीन की बात कर ली जाए, बीजिंग की बात कर ली जाए, तो रोज़ाना यहाँ हज़ारों की संख्या में जो मरीज़ हैं वो अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन तैयारियां मुकम्मल होनी ज़रूरी है। तो लक्षण आप देख पाएंगे, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, और हर एक डिटेल्स एनडीटीवी राजस्थान आपके सामने रख रहा है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, वो इस रूप में कि आखिर अस्पतालों में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, राजस्थान सरकार क्या तैयारियां कर रही है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, और WHO की क्या गाइडलाइन, वो भी आप जान पाएंगे। इस वक्त जो हम आपके सामने ग्राफिक्स प्ले कर रहे हैं वो भी आप जान पाएंगे कि क्या है ये वायरस जो चीन में लगातार फैलता जा रहा है और यहाँ पर बच्चों को अपने चपेट में ले रहा है, युवाओं को अपने चपेट में ले रहा है, और इसके लक्षण क्या हैं वो भी आप ये जानकारी इस वक्त देख पा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है अलग अलग राज्यों को कि अपने यहाँ तैयारियां आपको मुकम्मल करनी है, तैयारी मुकम्मल करनी है कि अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आता है, अगर देश में कोई लक्षण अगर मिलता है और लक्षण अगर ये जो बीमारी है ये अगर फैलती है देश में, तो उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से जो डॉक्टर्स की टीम है, जो स्वास्थ्य महकमा है, जो चिकित्सा विभाग है, जो अस्पताल प्रशासन है, वो पूरी तरह से तैयार रहे। ऐसे में जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। एनडीटीवी राजस्थान दर्शकों से लगातार अपील कर रहा है, राजस्थान के लोगों से अपील कर रहा है कि जो गाइडलाइन WHO ने दी है स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर और सफाई को लेकर, वो आपको मेंटेन करनी, आपको फॉलो करनी है। आपको करना क्या है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपको जाने से बचना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं वहाँ पर आपको नहीं जाना है। आपको सफाई मेंटेन करनी है जो आपने कोरोना काल के दौरान की थी। आपको अपने हाथ साफ करके चलने हैं, आपको जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, जो अगर आपके आसपास लोग छींक रहे हैं उनसे दूरी बनाए रखना है। कोशिश करिए कि बाहर अगर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करिए, क्योंकि मास्क के इस्तेमाल से आप जो वायरस है उसे इनहेल करने से आप बच जाएंगे, तो इस बीमारी के आप चपेट में आने से बचे रहेंगे। तो इन तमाम गाइडलाइंस जो कि WHO ने जारी की है वो आपको पालन करना, और एनडीटीवी राजस्थान भी लगातार आपसे अपील कर रहा है इसको लेकर। तो क्या है ये निमोनिया बीमारी जो कि लगातार चीन में पैर पसार रही है, बीजिंग में लगातार लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर भरत भूषण सीनियर प्रोफेसर हैं जनरल मेडिसिन से। डॉक्टर भरत, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। थैंक यू मैडम। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सबसे पहले आसान भाषा में समझाइए कि आखिर ये बीमारी क्या है। मैडम, इसमें ऐसा है कि ये कोई
एक वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, इसके अंदर कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। जैसा कि इस सीजन में आता है, कई सारे बैक्टीरिया और वायरस है वो एक्टिव होते हैं। जी। और जैसा कि बाहर से रिपोर्ट आ रही है जिसके हिसाब से लग रहा है कि माइकोप्लाज्मा बताया गया है, माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म को बताया गया है, परंतु हमारे जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर हम ये जो जितने भी रेस्पिरेटरी पेशेंट आते हैं जी। उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस है वो ज्यादा आ रहा है, आरएसवी जिसको बोलते हैं। और हो सकता है कि उसकी चाइना में जो वायरस है उससे कोई ज्यादा लिंक नहीं हो। जी सर, आपसे समझना ये चाहूंगी कि ये जो बीमारी है वो कोरोना से किस रूप में अलग है, और क्योंकि एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है, तो क्या सावधानी बरतें? हाँ बिल्कुल मैडम, हाँ बिल्कुल मैडम, आप सही कह रहे हैं। इसके अंदर जो मेरे को आपकी आवाज है ना वापस रिवर्बिटेट हो रही है, वो कम हो सकती है क्या? ठीक है, मैं आवाज आपकी दुरुस्त कराती हूँ। ये महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब लगातार पहुंचा रहे हैं, और हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बीमारी है वो कोरोना से किस रूप में अलग है और किन किन बातों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। हम नहीं चाहते वो कोरोना वाला जो काल जो हमने देखा किस तरीके से अस्पताल खचाखच भरे हुए थे, हमने देखा था कि लगातार मौतें हो रही थी, हम नहीं चाहते वो फिर से डरावनी तस्वीर फिर से हमारा देश देखे। तो ऐसे में तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है ये भी हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर भरत, आपको आवाज़ मिल रही मेरी? हाँ, आवाज आपकी आ रही है। जी सर, तो समझना चाहूंगी कि किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हों। हाँ जैसा, जी मैडम, जी मैडम, जैसे आपने पूछा था कि ये बीमारी कोरोना से डिफरेंट कैसे है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो वायरस और बैक्टीरिया सर्कुलेट हो रहे हैं उसके अंदर थोड़ी मात्रा में सारे बैक्टीरिया वायरसेस हैं, परंतु वो जो लार्ज प्रोपोर्शन में पहले जो आया था कोरोना आया था उस प्रोपोर्शन में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और उस प्रोपोर्शन में आता है, स्ट्रेन पे भी डिपेंड करता है मैडम, कि जो सेकंड वेव का स्ट्रेन था वो काफ़ी डेंजरस था और उससे बीमारी है वो बहुत गंभीर हो रही थी। तो अभी ऐसा लगता नहीं है कोई ऐसा स्ट्रेन आ गया हो कि जिससे बहुत ही गंभीर रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही हो, परंतु फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वायरस है ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं मैडम। अगर ये चेंज कर लेता है और कुछ इस तरह की चीज हो जाती है तो हमारे को ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अगर हम लोग सतर्क रहेंगे। जी एक बार ऑडियो फिर से मैडम, ऑडियो थोड़ा सा। ठीक है सर, आपकी ऑडियो हम दुरुस्त कराते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आप साझा कर रहे हैं। डॉक्टर सुधीर मेहता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, हेड डिपार्टमेंट मेडिसिन के। डॉक्टर सुधीर, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। जी डॉक्टर सुधीर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर भरत बता रहे हैं कि किस रूप में सतर्क रहने की ज़रूरत है और ये जो बीमारी जिसे निमोनिया नाम दिया गया है ये किस रूप में कोरोना वायरस से अलग है। लेकिन मैं आपसे समझना ये भी चाहती हूँ कि बात कर ली जाए लक्षण की, तो क्या इसके शुरुआती लक्षण हैं, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं वो कोरोना के और ये निमोनिया बीमारी शुरुआती लक्षण सेम नज़र आ रहे हैं, चाहे खांसी की बात हो, चाहे छींकने की बात हो, चाहे बुखार की बात हो, चाहे सांस लेने में दिक्कतों की बात हो, तो काइंड ऑफ जो इसके सिम्टम है वो कहीं ना कहीं सिमिलर हमें नज़र आ रहे हैं। तो अलग क्या है इसमें लक्षणों में कि कैसे पता चले कि साहब ये तो निमोनिया का शिकार हो चुका है, और इसके अलावा क्या खाने में रखा जाए, मतलब डाइट प्लान क्या रहे? देखिए, जो अभी चाइना में जो क्लस्टर ऑफ केसेस आ रहे हैं बीजिंग से और नॉर्थ पार्ट ऑफ चाइना में, वो जो पैथोजेंस आ रहे हैं वो वही कॉमन पैथोजेंस है जो कि विंटर सीजन में आते हैं। मेनली माइकोप्लाज्मा निमोनिया है और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है जो कि अभी बच्चों में ज़्यादा पाया गया है, और एडल्ट्स में इन्फ्लुएंजा ए और बी भी है और एडिनो वायरस भी है। तो ये कॉमन पैथोजेंस है। जो सार्स कोविड-2 है वो एक नोवल कोरोना वायरस था, ये इससे डिफरेंट है। ये एक कॉमन पैथोजेंस है। इसके मैनिफेस्टेशंस है
वो भी कॉमन है। कोई अनयूजुअल प्रेजेंटेशंस अभी चाइना में नहीं पाए गए हैं, एक्सेप्ट कि बच्चे में निमोनिया ज़्यादा पाए गए हैं, उनको एडमिट करना पड़ा, मतलब सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण। जनरली माइकोप्लाज्मा निमोनिया माइल्ड इन्फेक्शन होता है और जनरली बच्चे, स्पेशली बच्चों का घर पर इलाज हो जाता है। इस टाइम ये पाया गया है कि इनमें सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया हुआ है और इनमें ड्रग रेजिस्टेंस पाया गया है। चाइना में जो डेटा आया है, WHO ने रिलीज किया है, करीब 70 to 90% ड्रग रेजिस्टेंस हो रहा है। जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक देते हैं, बड़ी कॉमन एंटीबायोटिक है जो यूज करते हैं माइकोप्लाज्मा को ट्रीट करने के लिए, उसका हाई रेजिस्टेंस पाया गया है। और दूसरा बस ये है कि ये ज़्यादा बच्चे लोग निमोनिया ज़्यादा हुआ है, इनको एडमिशन की जरूरत पड़ रही है। और ये सारा कारण क्या है कि देखिए कोविड-19 के बाद में जो रिलैक्सेशन हुआ है, लोगों ने मास्क पहना, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए जो अपने को ध्यान रखना पड़ता है वो सब लोग ने रिलैक्स हो गए हैं और इसके कारण ही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और यूजली जो विंटर सीजन में आता है, इस समय चाइना में क्या है कि वो थोड़ा जल्दी आया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि चाइना में लॉकडाउन बहुत लंबे टाइम तक बहुत स्ट्रिक्ट चला था, तो प्रोबेबली के जो कॉमन पैथोजन सीजनल के जो आते हैं जिससे कम्युनिटी को इम्यूनिटी मिलती है लोगों को, वो प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये चाइना में ये जो पिक्यूलियर देखा गया है कि प्रॉब्ली इम्यूनिटी कम हुई, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों का एक्सपोजर नहीं हुआ कॉमन पैथोजन से, इसलिए थोड़ा सा देयर इज अ सडन सर्ज ऑफ इन्फेक्शन इन नॉर्थ चाइना। अगर आप देखें 2022 में यूएसए में फ्लू से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स अफेक्टेड हुए थे, क्योंकि वहाँ पे भी कोविड-19 का रिलैक्सेशन हो गया था, लोगों ने मास्क पहनना और जो डिस्टेंसिंग है और जो प्रॉपर तरीके से अपने को खांसते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, सावधानियां सारी हट गई थी, इसलिए जो सडन सर्च मिल रहा है अपने को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का। बिल्कुल। डॉक्टर भरत, मैं आपका यहाँ पर रुको करना चाहूँगी। आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि हिंदुस्तान की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमने देखा वैक्सीन बहुत लोगों ने लगवाई है, अमूमन सभी ने वैक्सीनेट खुद को कर लिया है, इनफैक्ट बूस्टर डोज भी बहुत लोगों ने ले ली है। तो जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, क्या उनको भी इस बीमारी का खतरा है? कोविड का अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी ने वैक्सीनेशन किया हुआ है ढंग से तो उसको बीमारी है बहुत ही हल्की होएगी। और आप अगर ग्रेड देखें बीमारी के तो इन सभी बीमारियां, आप माइकोप्लाज्मा ले लो, भले ही कोविड ले लो, भले ही स्वाइन फ्लू ले लो, इनके ग्रेड होते हैं। एक तो क्या गले तक ही रह जाता है थोड़ा सा इन्फेक्शन होके, और दूसरा क्या कि निमोनिया हो जाता है, जो अंदर जो खासतौर से सांस की बीमारी के मरीज है या और कोई बीमारियां जिनको कैंसर वगैरह है, उनको ये बीमारी लंग्स की तरफ चली जाती है अंदर। तो उन लोगों को, जैसे छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या कोई कोमोर्बिडिटी साथ में है, जैसे कि मैंने बताया रेस्पिरेटरी अस्थमा, COPD, इनमें इन्फेक्शन है अंदर की तरफ जाने के चांसेस, निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और निमोनिया ही आगे जाके कुछ खतरा क्रिएट कर सकता है। तो इनकी ग्रेडेशन के हिसाब से अगर अपन देखें तो अगर किसी ने वैक्सीनेट किया हुआ है, इवन स्वाइन फ्लू वाला जो वैक्सीन होता है वो ईयरली, इन डिजीज के पेशेंट्स में ईयरली रिकमेंडेड है, साल में एक बार वैक्सीन लगाएं। तो जैसे जो पेशेंट जिनके COPD है, जिनके अस्थमा है, तो काफ़ी हद तक उनके अटैक से वो बच जाते हैं। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो अगर अपन सावधानी लें, अगर सांस की मरीज हैं और ज़्यादा मास्क हैं, बाकी डिस्टेंसिंग है, बाकी क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाएं, तो ये सारी अगर सावधानी रखते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक बचे रहने के चांसेस, या डिजीज़ होएगी तो भी कम लेवल की होएगी, क्योंकि इसमें डोज का भी इफेक्ट होता है कि आपके अंदर कितना वायरस या बैक्टीरिया गया है, वो भी जाके अंदर पैथोजेनेसिस क्रिएट करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि डोज कितनी गई है, प्लस आपकी इम्यूनिटी कितनी है, और आपने इम्यूनिटी अगर वैक्सीन से बना रखी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। डॉक्टर सुधीर, मैं आपका रुको करना चाहूँगी यहाँ पर और आपसे समझना ये चाहूँगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो अक्सर हम देखते हैं कि सर्दियों में ही ये जुकाम और ये बुखार, खांसी जैसे दिक्कतें पेश आती हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि जैसे ही सर्दियाँ खत्म होगी और गर्मियों की शुरुआत होगी तो क्या ये जो बीमारी चाइना में फैल रही है उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम होता चला जाएगा, यानी हम ये मानेंगे कि इसकी जो फैलने की जो रेशो है वो कम होता चला जाएगा? देखिए, जो अभी जो चाइना में जो कीटाणु पैथोजेंस पाए गए हैं वो सारे सीजनल है और ये विंटर सीजन में ही फैलता है और जो केसेस आते हैं बढ़ जाते हैं।
तो जो जैसे जब विंटर सीजन खत्म होगा तो ये सीजनल पैथोजेंस है, ये इनके भी इंसिडेंसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है जैसे कि अब इंडिया में भी जब विंटर सीजन नॉर्थ इंडिया में चालू हुआ है तो जुकाम खांसी के पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, जो ILI जिनको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, और ये सीजनल सिम्टम्स है और डिजीज़ है जो कि आते हैं और विंटर जैसे ख़त्म होती है तो बहुत कम केसेस आ जाते हैं। जैसे आप देखें, आप कोविड-19 है, बहुत स्पोरेडिकली 1 या 2 पेशेंट कभी मिलते हैं, क्योंकि अब ये एक्चुअली जो सर्ज हुआ था कोविड फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के अंदर, तो वो अब नहीं देखा जाएगा क्योंकि ये थोड़ा बहुत तो वायरस कम्युनिटी में रहता ही है, बट ये सारे सीजनल पैटर्न फॉलो करते हैं। डॉक्टर भरत, समझना ये भी ज़रूरी हो जाता है कि ये किन मरीजों को ज़्यादा है, मतलब कौन इसकी चपेट में ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लक्षण देख रहे हैं, खांसी की दिक्कतें हैं, इसमें देख रहे हैं कि जुकाम हो गया, बुखार हो गया, और आपको ऑक्सीजन इनहेल करने में और मतलब कुल मिलाकर कि सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं उन लोगों के लिए। तो खतरा किन लोगों के लिए ज़्यादा है? देखिए, ये जो पेशेंट्स एक तो एडल्टली पॉपुलेशन है, दूसरे बच्चे लोग हैं, और कुछ जिनको बीमारियां जैसे कैंसर है, कीमोथेरेपी पर चल रहे हैं, इनको किडनी की डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, इन पेशेंट्स और या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, इन लोगों को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली जो घर में अगर किसी को जुकाम खांसी है तो इनको उनसे दूर रहना चाहिए, और जिसको बुखार है, खांसी जुकाम है, जनरली उसको कहीं बाहर जाना नहीं चाहिए, घर पर अपने आप को आइसोलेट रखना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जुकाम खांसी होते हुए भी क्राउड में मिक्स हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और इसी कारण रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस के कारण क्योंकि ये वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है, तो इसका बड़ी सावधानी इंपॉर्टेंट है। जिसको भी है वो ट्रैवल नहीं करे, घर पर आइसोलेट रखे, स्पेशली घर में जो वर्नेबल पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे दूर रहे। ये जो वर्नेबल पॉपुलेशन जो मैंने बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन इफ दे आर वैक्सीनेटेड, बट इनमें जो इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है। जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर डॉक्टर सुधीर और डॉक्टर भरत ने यहाँ पर साझा की है। तो कुल मिलाकर ये है कि सावधानी आपको बरतनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमने इस खास पेशकश के जरिए आपके सामने जानकारी हमने साझा की है। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना है, और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर जाने से आपको बचना है। अपनी इम्यूनिटी आपको मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि सारा खेल जो इम्यूनिटी का ही है। अगर आपकी इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी तो इस बीमारी के चपेट में आप कम से कम आएंगे।